विश कर दो बेटा, विश करो। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे गुरु मिलके आपके माना मैं कशिश जो युवा संसद के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि
होगा। अब मैं अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मिर्च खुशबट को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ लेंगे। महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूँगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? पंजाबी भाषा में। मैं मिस खुशबन जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हाँ ईश्वर की शपथ लेनी आपकी मैं विधि वालों स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी। देश की प्रभुसत्ता ਅਤੇ एकता ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੂੰਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਣ ਕਰੂੰਗੀ। माननीय सभासदों, आज मानसून सत्र का प्रारंभ हो रहा है। अतः सर्वप्रथम मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं हाल ही में हुई राजस्थान में के झालावाड़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में हुई दुर्घटना से सदन को अवगत करा दूं। माननीय विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र की नींव होते हैं। निसंदेह जो दुर्घटना झालावाड़ में हुई उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, परंतु फिर भी हमेशा हमें खेद रहेगा कि हमारे देश का भविष्य दीवारों के मलबे के नीचे दब गया। इसके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक चाहे जो भी कारण रहे हो, संसद उसकी पूरी विचेतना करेगी। परमात्मा मृतक बच्चों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ तथा शोक संतृप्त परिवार को संकट की घड़ी से उभरने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह विद्यार्थी राष्ट्र की पूंजी होते हैं और आज झालावाड़ में विद्यालय की छत गिरने के कारण हमने अपने देश की अद्भुत संपदा खो दी है। मैं समूचे राष्ट्र की ओर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्घटनाएं तो प्रतिदिन होती हैं, परंतु वर्तमान में जो यादव घटना घटी है वह मात्र दुर्घटना नहीं अपितु राष्ट्र को अपूर्ण क्षति है। अनेक माओं ने अपने लाल इस हादसे में खो दिए हैं, जिनकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, परंतु हम ईश्वर से दिवंगत आत्माओं तथा शोक संतृप्त परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब सभी सदस्यगण खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। सदों में बांटा जाए। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जा रहा है। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या वह इस बात का जवाब देने की कृपा करेंगे, क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान की सीमा पर नई बाड़ लगाई गई है। सरकार की पुरानी बाड़ हटाने के लिए क्या योजना है? क्या सरकार के पास पुरानी कारों को हटाने, उनके पुनः उपयोग और उचित निपटान के लिए कोई नीति है? यदि हाँ, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार तक निर्णय लिए जाने की कब तक संभव
संभालना है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी नेता को बताना चाहती हूँ कि सीमा बांध का प्रतिस्थापन और उन्नयन एक निरंतर प्रक्रिया है और पुराने तारों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार हटाने के बाद वे पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाते हैं। हालांकि पुराने बार का क्रेडिट मानदंडों के अनुसार प्रतिस्थापन की निविदा में शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 102। मैं अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि देश में छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है, उक्त छावनी बोर्डों का क्षेत्रफल कितना है और उनके अंतर्गत कितनी जनसंख्या आती है। उक्त छावनी बोर्डों के निर्वाचन नहीं किए जाने के क्या कारण है और निर्वाचन कब तक होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि वर्तमान में 61 छावनी बोर्ड है। रक्षा भूमि का कुल क्षेत्रफल 17.81 लाख एकड़ है, जिसमें से लगभग 1.61 लाख एकड़ भूमि छावनियों में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार छावनियों की जनसंख्या 20,68,854 है। छावनी क्षेत्रों और निकटवर्ती राज्य नगरपालिका क्षेत्रों में लागू नगरपालिका कानूनों में एकरूपता लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष चुनिंदा छावनियों की सीमाओं से नागरिक क्षेत्रों को हटाने और उन्हें निकटवर्ती नगरपालिका क्षेत्रों से मिलवाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्योंकि नागरिक क्षेत्रों को हटाने की कार्रवाई का परिणाम छावनी बोर्ड की सांसद संरचना को प्रभावित कर सकता है, इसलिए छावनी बोर्ड में चुनाव नहीं करवाए गए हैं। प्रश्न संख्या 103। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों व वर्तमान वर्ष के दौरान नई रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को कुल परियोजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर पार फैली हो सकती है। रेल अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम छोर तक संपर्कता, अवसंरचना संबंधी अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित लाइनों के संवर्धन, सामाजिक आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती है, जो चालू परियोजना की देयताओं, निधियों की सीमाओं, उपलब्धता की प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है। उत्तराखंड में पूर्णतः पड़ने वाली नई लाइनें परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के जोनों में आती है। रेल परियोजना का क्षेत्रीय रेलवार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 1/4/2025 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पूर्णतः पड़ने वाली 40,384 करोड़ रुपए की लागत की 216 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 3 नई लाइनें विकसित की गई है, जिनमें से 16 किलोमीटर कुल लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 19,898 करोड़ रुपए को व्यय किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 104। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती स्थिति भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या चीन दोहरे उपयोग के उद्देश्यों के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डा और रसद क्षेत्र को केंद्रित करते हुए कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा होगी, और यदि हाँ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या चीन समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र से संवेदनशील समुद्री विज्ञान और समुद्री आंकड़े एकत्र करने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाजों को तैनात कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा होगी, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। समुद्री शक्ति बनने के घोषित उद्देश्य से अवगत है। इस रणनीति के तहत चीन में बंदरगाहों और अन्य अवसंरचनाओं का सुविधाओं में का विकास कर रहा है।
चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक और समुद्री उपस्थिति भी है, जिसमें समुद्री डकैती अनुरोधी अभियान, बंदरगाहों में तैनाती और अवसंरचन संरक्षणों पथों की तैनाती शामिल है। सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है तथा भारत के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय कर रही है। हिंद महासागर क्षेत्र के देश हमारे साथ व्यापक संबंध और दीर्घकालिक है, जो उनकी अपनी विशेषता पर आधारित है और किसी भी अन्य देश के साथ उनके संबंध स्वतंत्र है। श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जैसे देश भारत के पड़ोस प्रथम नीति की महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्राथमिक और समग्र उनकी दृष्टिकोण में केंद्रीय स्थान रखते हैं। इस क्षेत्र के देश के साथ हमारे राजनीतिक संबंध मजबूत हैं। व्यापार और निवेश बंधों को बढ़ाया जा रहा है। विकास परियोजना और अवसंरचनात्मक सहयोग में प्रगति हो रही है और सभी क्षेत्रों में व्यापक संबंध है। प्रश्न संख्या 105। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ, क्या देश में 3000 रुपए देकर 200 फेरे लगाने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पत्र प्रणाली पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो आम जनता को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है, उसे कब तक लागू किया जाएगा? क्या यह प्रणाली राज्य सरकारों के राज्य एक्सप्रेस मार्गों पर भी लागू होने की संभावना है? यदि हाँ, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? क्या इस वार्षिक पास योजना के अंतर्गत फेरों की सीमा अथवा समय सीमा से संबंधित मुद्दे ध्यान में आए हैं, और यदि हाँ, तो इनका समाधान किस प्रकार किए जाने की संभावना है? इस सरकार वार्षिक पास योजना के अंतर्गत सभी टोल प्लाजाओं पर यात्रियों के लिए सुविधाओं में एकरूपता किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी? क्या ऐसी कोई योजना वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? और क्या लंबी कतारों से निपटने के लिए टोल प्लाजाओं पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए अतिरिक्त द्वार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है?